हम पिछली कुछ क्लास में नंबर सिस्टम की बातें कर रहे हैं, तो नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो टेक्निकल क्वेश्चन है, राइट? लॉजिक मिलता है तो जल्दी से आंसर मिल जाता है। तो कल हमने बात की थी, अगर मैं लास्ट क्लास की बात करूँ तो प्राइम नंबर के ऊपर, और डिटेल में हमने समझा था कि प्राइम नंबर का पूरा फंक्शन कहाँ कहाँ हमारे हेल्प करता है मैथमेटिक्स क्वेश्चन में। तो आज अगर हम कहें कि नंबर सिस्टम में अगर हम कुछ और पढ़ना चाहें तो क्या होगा, कॉन्सेप्ट्स होंगे जिसमें हम देखेंगे कि मैं बात कर रहा था स्टार्टिंग में रैशनल नंबर्स की, सुनो, हम बात कर रहा था रैशनल नंबर्स की। तो रैशनल नंबर क्या थे, हमारे रियल नंबर, है ना, वास्तविक संख्याओं के अंदर परिमेय संख्याओं की बात करें। अब रैशनल नंबर में क्या क्या चीजें आपको देखने को मिली? रैशनल नंबर्स, क्या हम हिंदी में परिमेय संख्याएं बोलते हैं। बेसिकली ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाने वाली संख्या होती है, यहाँ पे क्यू शुड नॉट बी, यस और नो, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट, वो हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। अगर मैं बात रैशनल की कर रहा हूँ तो इरेशनल की भी करूंगा। पहले रैशनल को समझ लेते हैं ढंग से। ये वो क्वेश्चंस हैं जो बेसिकली आपने नाइन्थ क्लास के फर्स्ट चैप्टर में नंबर, यस और नो, यहाँ पर आपने पढ़ा था कि फाइंड दी रैशनल नंबर्स बिटवीन दी रैशनल नंबर, यानी कि दी गई परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि जब हमारे पास कोई रैशनल नंबर है तो इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, क्या 5/4 एक रैशनल नंबर है? इस 5/, रैशनल नंबर को हम कई बार किसी और नाम से भी प्रयोग करें तो इसे हम भिन्न बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। इसको आप एक फ्रैक्शन के रूप में भी देखते हैं, इसे हिंदी में भिन्न कहा जाता है। अब जब बात भिन्न की आती है तो भिन्न भी कई तरह के भिन्न, उन दो नंबर्स में जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दिखाई देते हैं उसके बेस पर उसका, ठीक। यदि हम इस भिन्न की बात करें तो ये हमारी एक महांश भिन्न होती है, हम मोस्ट फ्रैक्शन, यानी कि किसी भिन्न को हम मोस्ट फ्रैक्शन बोलने के लिए क्या बोलते हैं, तो जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से ज्यादा है, यानी कि उसकी खुद की जो वैल्यू है वो एक यूनिट से ज़्यादा है। फ्रैक्शन के अंदर अगर हम ये कहें कि कैसे पता लगता है कि उसकी यूनिट वैल्यू एक से ज़्यादा है या कम है, तो सीधा सीधा मतलब है न्यूमरेटर का मान डिनोमिनेटर से ज़्यादा है तो एक यूनिट से ज़्यादा है। ऐसी फ्रैक्शन को जब हम इस तरीके से लिखते हैं, एक सही 1/4, 5 को जब आप 4 से भाग करोगे वो एक पे जाएगा, यानी कि एक यूनिट से कितना ज़्यादा है, 1/4। अब आपने इस फ्रैक्शन के अंदर जो वैल्यू लिखी है वो ध्यान से देखिए, एक पूरी यूनिट है और एक पोर्शन है, यानी कि इस यूनिट और पोर्शन को मिलाकर आप अगर ये कहना चाहें इसका कोई और नाम दिया जा सकता है, दिस इज अ मिक्सचर, यस और नो, दिस इज द मिक्सचर। तो इस मिक्सचर को हम बोलते हैं सही मायने में मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? मिक्स फ्रैक्शन का मतलब होता है मिश्र भिन्न हिंदी में। अब आप देखिए कि मिश्र भिन्न को जब हम मिश्र बोल रहे होते हैं इसके अंदर ये वाली वैल्यू इस फ्रैक्शन से आगे जो लिखा जाता है उसके बेस पर इसे लिखा जाएगा, या फिर किसी भिन्न के न्यूमरेटर के बड़े होने पर डिनोमिनेटर के छोटे होने पर पता लगता है कि वो आगे जाके मिश्र भिन्न बनती है। प्रश्न का उत्तर देने के लिए अगर आप उसे 5/4 पे छोड़ते हो, ये हो सकता है कि आपके ऑप्शंस में ऐसा आंसर ना हो, क्योंकि उसका नेक्स्ट सॉल्यूशन एक सही 1/4 है। दूसरी तरफ अगर हम कहें कि हम इसको अगर इस तरह से लिख सकते हैं, हम और किस तरीके से लिख पाएंगे, यानी कि दिस इज 1.25। तो जब आपने एक फ्रैक्शन को, एक रैशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहा तो हो भी गया, हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन यहाँ पर अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं हमारी जो डिवीजन है वो पूरी खत्म हो रही है। 5/4 से एग्जैक्टली डिवाइड तो नहीं हो रहा, लेकिन डेसिमल पॉइंट में भी जाके कहीं ना कहीं वो डिवीजन खत्म हो जाती है, वो कंटिन्यू नहीं रहती। ऐसे में इसे हम जब बोलने लगते हैं तो ये फ्रैक्शन के अंदर
इसका जो फॉर्म होता है वो डेसिमल हो जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है दिस इज। अब डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब है उसे हिंदी में कहा जाता है दशमलव भिन्न, राइट, जब हम उसे पॉइंट में शो करने लगते हैं। अब इसे दशमलव भिन्न बोलते हैं, तो इसके अंदर देखने वाली क्या चीज है, इस भिन्न को एक और नाम दिया जा सकता है, दिस इज कॉल्ड शांत भिन्न, हम इंग्लिश में टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, क्योंकि इसका दशमलव के बाद कॉन्टिन्यू जो है वो खत्म हो गया है, मतलब ये एक टाइम के बाद इसका जो डिवीजन है वो कंप्लीट हो गया। भाग करके दिखाऊं तो आपको दिखता क्या है, आपने 5 को जब 4 से डिवाइड किया तो 4 बन जा 4 और यहाँ आया 1, फिर पॉइंट लगा के जब आपने यहाँ 0 लिया, 4 दूनी 8, उसके बाद आपके पास 2 बचा और फिर आपने कहा 4 पंजे, मीन्स इस डिवीजन के बाद जो आपका शेषफल है वो 0 हो गया। रिमाइंडर के 0 होते ही आप समझ जाते हैं कि ऐसी फ्रैक्शन जिसको आप डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं और उसमें रिमाइंडर किसी ना किसी स्टेज पे 0 आ जाता है, तो ऐसे फ्रैक्शंस को, यानी कि ऐसी फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट करने पर ये पता लगता है इसे क्या कहें, इसे कहेंगे हम टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन का अर्थ है शांत भिन्न, राइट। अब जब हमारे पास टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होता है तो उसका रिवर्स कैसे आता है, मतलब अगर कोई ये कहे कि 1.25 5/4 है तो वो कैसे होगा, ठीक। एक रिवर्स क्वेश्चन तो ये बनता है कि रैशनल नंबर के अंदर जो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है उसका रिवर्स कैसे किया। लेकिन दूसरी स्थिति हमारे पास आएगी, इसे नोट कर लें फिर बताता हूँ उससे आगे। देखिए, अगर आप ये कहते हैं ना कि आपको मैथमेटिक्स समझ नहीं आया कभी, तो उसका कारण सिर्फ टीचर है। उन्होंने सारे बेसिक्स कभी एक-एक चीज़ रिलेट करके बताई नहीं कि वो नाम ऐसे क्यों फॉर्म हो रहा है, उसे क्यों कहा जा रहा है, क्या रीज़न है, बस कहा कहते हैं। ये जो वर्ड है कहते हैं, ये किसी चीज़ का इंटरेस्ट खत्म करता है। इंडेफिनिट फॉर्म ऑफ द सेंटेंसेस यूज्ड इन द टीचिंग में बोरियत शुरू होती है और इससे लोग उसे रटना शुरू करते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं ना ऐसा क्यों होता है, तो क्यूरियोसिटी पैदा होती है ये जानने के लिए कि चल रीज़न के साथ समझते हैं। व्हाई वी आर गिविंग दिस नेम, जैसे मैंने आपको कहा कि मिक्स फ्रैक्शन का वजह क्या है? ऐसा क्यों है कि इसे मिक्स फ्रैक्शन कह रहे हैं? क्योंकि ये एक मिक्सचर है। ये कंप्लीट यूनिट्स और पोर्शन का मिक्सचर है, इसलिए ये मिक्स फ्रैक्शन, राइट। इसे महांश भिन्न क्यों कह रहे हैं? इसका अंश महान है, बड़ा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, इसलिए ये मोस्ट फ्रैक्शन में काउंट, ठीक। मोस्ट फ्रैक्शन का सिंपल मतलब है वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन इज मोर देन 1 यूनिट, क्लियर है। तो लीस्ट फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा, लोएस्ट फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा, द वैल्यू, यस, वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन इज लेस देन 1 यूनिट। कब होगा? जब न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर। तो आपके पास डेसिमल से पहले वैल्यू कब शो होती है? जब न्यूमरेटर बड़ा होता है, और न्यूमरेटर जब छोटा होता है तो डेसिमल से पहले जो वैल्यू शो होती है वो 0 शो, यस और नो। तो हम कह रहे हैं कि अगर अगर हम ये कहें कि 4/5 क्या है, 4/5 को भी आप कहोगे तो ये 0.8 है, ये भी एग्जैक्टली डिवाइड हो गया। इस फॉर्म को भी, इस डेसिमल फ्रैक्शन को भी आप यही कहेंगे कि ये आया किससे है, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, ठीक है। लेकिन क्या आप हमेशा डेसिमल में कन्वर्ट करते समय एग्जैक्टली जो रिमाइंडर है वो 0 ले पाओगे? जरूरी नहीं। तो हम ये समझते हैं कि जब आप किसी भी वैल्यू को डिवाइड करते हैं 2 या 5 से, ठीक? 2 या 5 से, तो वो वैल्यूज हमेशा टर्मिनेटिंग फॉर्म की सिचुएशन में आपको माननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि 2 से हर नंबर डिवाइड होता है डेसिमल फॉर्म में, और 5 से भी, ठीक। लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर जरूरी नहीं है कि वो एग्जैक्टली उसे डिवाइड कर सके। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि अगर हम 2 को 3 से डिवाइड करें तो क्या हम एग्जैक्टली इसे डिवाइड कर पाएंगे? तो आप देखेंगे इसका जो आंसर आएगा वो 0.666666, और ये जो कॉन्टिन्यूटी होगी ये प्रूव करेगी कि ये डिवाइड हो नहीं पा रहा, ये डिवीजन खत्म नहीं हो पा रही। तो ऐसी खत्म ना होने वाले डिवीजन में एक सिचुएशन पैदा होती है जिसे हम फ्रैक्शन के पॉइंट ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं।
इसे हम नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन बोलते हैं, जिसे हिंदी में इसे अशांत भिन्न कहा जाता है। ठीक। अब नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन और टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन में वापसी कैसे करें? तब अगर आपके पास ये टर्म है तो यहां से यहां कैसे पहुंचे, और अगर ये टर्म है इससे ये फ्रैक्शन कैसे बनाए। तो अब हम आज ये समझेंगे कि डेसिमल के पॉइंट्स पर जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की टर्म्स हमारे पास होती है, तो अगर हम फ्रैक्शन में यानी कि रैशनल नंबर तो है ही वो, लेकिन अगर उसे n अपॉन डी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कैसे किया जाता है। तो पहले हम देखिए कि 0.8 को अगर हम बहुत सिंपल तरीके से देखें, कह सकते हैं कि जो 0.8 है उसमें 8 पॉइंट को हमने कंसीडर किया 1, और नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द पॉइंट जो है उसको 0। यस और नो? ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ये 4/5 हमारे पास खुद ब खुद चला आएगा। तो समझ आता है कि डेसिमल फ्रैक्शन में हमें अगर पॉइंट के बाद एक वैल्यू है तो डेसिमल यानी कि 10वां भाग है उसका, तो हम उसे 10 से डिवाइड करके वापस ला सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे इसमें डिजिट बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे नीचे जीरो बढ़ते जाते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया? कोई डाउट है? अब सवाल पैदा होता है कि क्या ऐसा करने से हम अगर इसको जब लिखना चाहें तो कैसे लिखें। ये जो टर्म्स होती है, टर्म को अगर आप लिखना चाहें तो ये 0.6 जो है वो रिपीट हो रहा है, तो इसे रिपीट होने की वजह से जो टर्म रिपीट होती है उस पर हम बार का निशान लगाते हैं। ये रिप्रेजेंट करती है कि ये जो 6 है ये अनंत तक, इन्फिनिटी लेवल तक चलता रहेगा, कभी समाप्त नहीं होगा। तो इस सिचुएशन में अगर आप ऐसी कोशिश करेंगे तो आपका आंसर कभी भी 2/3 नहीं आ सकता। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे आप इस बार को ना समझें, होने के बावजूद भी ना समझें, पहली बात क्यों ना समझें, क्योंकि इसमें उसमें डिफरेंस तो है ही। लेकिन अगर आप दोनों में सेम मेथड लगा देंगे तो आंसर आएगा नहीं, क्योंकि दोनों में जो डिफरेंस है उसी की वजह से आंसर का जो कारण है सेम ना, मतलब ना निकलने का, मेथड में भी डिफरेंस होना चाहिए। तो हमारे को इससे उस फॉर्म में जाने के लिए क्या करना है? आप अभी 10 यूज कर रहे थे और 10 से पहले क्या आता है, यहाँ पर बस आपको शॉर्ट में समझना है कि वहाँ 10 यूज करते हैं तो यहाँ 9 यूज करेंगे, और वहाँ 100 यूज करते हैं तो 99 यूज करेंगे। एक वैल्यू कम। यस और नो? तो आप जैसे ही ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि दिस इज 6/9। व्हेन यू विल कैंसिल दिस, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, योर आंसर इज। यस और नो? तो जब नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसका रिलेशन एक टाउन करके यूज करें। ठीक, लेकिन इसमें भी बहुत सारे वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन है। उन वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन को अगर हम देखें तो आज हमारा टॉपिक यही रहेगा कि नॉन टर्मिनेटिंग क्वेश्चंस को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। ये बात याद रहे, ये दोनों के दोनों ही रियल नंबर है, ये दोनों के दोनों ही रियल नंबर है, ये वास्तविक संख्या है, क्योंकि इन नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं पर लाइन पर। ठीक है? अब अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास डायरेक्ट किसी ने बोला कि 0.7 बार है, तो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में क्या है? आप कहोगे सर दिस इज 7/, यस और नो? अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास क्वेश्चन है दिस इज साइन ऑन 2 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल, दशमलव के बाद 2 अंकों पर ये निशान है, तो इसका मतलब है इसकी रिपीटेशन ऐसे काउंट होगी 2 3 2 3 2 3 2 3। तो इसका मतलब है व्हेन यू विल राइट 2 3, और अगर आप इस फॉर्म के हिसाब से देखें तो इसे पॉइंट मानेंगे तो ये 100 बनेगा। तो 100 से पहले क्या आता है? यस और नो? तो अगर आप कैलकुलेटर में देखें 23 को यदि आप डिवाइड करेंगे 99 से, यस और नो, तो ये आपको 0.23232323 देता रहेगा। आपको हम प्रैक्टिकली दिखा भी देते हैं। अगर मैं इस 23 को डिवाइड करूं 99 से तो मेरा आंसर देखो क्या आ रहा है, दिख रहा है? 23232323, दैट मीन्स उससे आगे जगह नहीं है, ये टर्मिनेट ना माने, कंटिन्यू हुई है। तो ये जो सिचुएशन है इसे हम बोलते हैं रिकरिंग। रिकरिंग सिचुएशन है, बार बार आ रहा है। तो बार बार आने वाली सिचुएशन की जो आपकी डेसिमल वैल्यूज होती है नॉन टर्मिनेटिंग सिचुएशन में, उसमें हम
एक डिजिट के लिए 9 का यूज करते हैं। अगर आपसे कहें कि आपके पास 0.231 होगा तो आपका क्या जवाब होगा? आपका होगा सर अगर ये लाइन है तो जवाब ये होगा दिस आंसर इज 231 अपॉन 9। अंडरस्टूड? क्लियर है? अब थोड़ी देर पहले हमने देखा कभी कभी हमारे पास डेसिमल से पहले भी नंबर होते हैं। यस और नो? अगर ये नंबर हमारे पास है तो इस सिचुएशन में जहां वो टर्मिनेटिंग सिचुएशन तो देखते हैं अगर ये नंबर हमारे पास है 1.2 तो भी इसमें कोई इशू नहीं है। ये पूरा का पूरा एक्चुअली 125 अपॉन पॉइंट के बाद 2 डिजिट है 100, कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। इसे हम डिवाइड करते हैं 25 से तो 25 पंजे और 25 चौके, यही था ना हमारा ये। क्लियर? लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग क्वेश्चन में आती है तब आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते 12 डायरेक्ट। आपको इसमें कुछ नहीं करना, वो चीज समझनी है जो मैंने आपको यहाँ समझाई थी। दो पार्ट्स, डेसिमल से पहले वाला पार्ट और बाद वाला पार्ट, और दोनों के बीच में साइन ऑफ प्लस। मीन्स इस सिचुएशन में आप इसे कहेंगे दिस इज 1 प्लस 0.2 बार। यस और नो? 1 को आप ऐसे ही यूज कीजिए और 0.2 बार का मतलब आपको समझ आता होगा क्या करना है। यहाँ आपको लिखना पड़ेगा 1 प्लस 2 अपॉन 9, और ये जो सोल्यूशन है ये आप नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही करें। क्या होगा? 9 एकम 9 और 2 11/, तो इससे ये पता लगा कि जब किसी नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन में भी डेसिमल से पहले कोई वैल्यू होती है तो वो हमारी मोस्ट फ्रैक्शन ही बनाती है। यस और नो? वो हमारी एक ऐसी ही भिन्न बनाती है जिसका अंश हर से बड़ा होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि अगर 3.51 बार है तो ये भी मोस्ट फ्रैक्शन ही है क्योंकि डेसिमल से पहले यहाँ वैल्यू है, और ये एक मिक्स फ्रैक्शन की कंडीशन ही है। तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास आता है 3 प्लस 0.5 बार। इसको आप सॉल्व करते हैं तो 3 प्लस 51 अपॉन 99। यस और नो? अब अगर ये वैल्यू कटती है 3 से, 17 3 51 और दिस इज 33, 33 3 जा 99 प्लस 17 अपॉन 33, योर आंसर माई। है समझ? क्लियर है? नोट कीजिए। अब वही सिखाऊंगा, सेकंड पार्ट है। उसका मतलब क्या होता है, उसे रीड ऐसा क्यों करते हैं, वो क्या शो कर रहा होता है, क्या कह रहा होता है, सब बताऊंगा आपको जो आप पूछ रहे हैं। नोट कर लो। ये समझ आया? कौन सा बेटा? 1.25 तो सबसे आसान है बेटा, इसमें तो नॉन टर्मिनेटिंग है ही नहीं। तो ध्यान से देखो, इसके ऊपर ये लाइन है ही नहीं। जब ये लाइन ही नहीं है, सीधे सीधे पॉइंट की वजह से एक आ गया और आगे जो डिजिट 2 है उसके लिए 2 जीरो हो गए। आपको 99 के बारे में तो सोचना ही तब है, 9 के बारे में तब सोचना है जब ऊपर लाइन है। तो बार की रिपीटेशन को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन है, वो तो लाइन ही वहां नहीं है। फिर तो आपका बेसिक रूल है 100, 10, 1000, 10,000, यानी कि 1 आप मानते हैं किसको? डेसिमल को, और नंबर ऑफ जीरो इस्तेमाल करते हैं जो उसके बाद नंबर ऑफ डिजिट्स होती हैं उसके हिसाब से। ठीक? ठीक? कोई डाउट है? चलो, हो गया नोट? आ रहा है समझ? अगर आपकी जर्नी एसएससी है, फिर आपकी जर्नी वो सिलेबस भी है जो 9 10th में आपने ढंग से नहीं, 8th भी। अगर वो 3 क्लासेस आपकी ठीक नहीं है तो वो भी ठीक होना उतनी ही जरूरी है। अब मैं आपको सिंपली क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसके आंसर निकालिए, फिर मैं आपको बताऊंगा जो आप पूछ रहे हैं। राइट द फॉलोइंग
इन द फॉर्म ऑफ P upon Q। तो जो मैं दे रहा हूँ उसको P upon Q की फॉर्म 0.3 बार 0.32 1.4 पॉइंट 2 पॉइंट पांचों क्वेश्चन को P upon Q की फॉर्म में लिख कि आपके पहले वाले का आंसर 3/9 मीन्स 1/3 है। दूसरे वाले का आंसर 3 to 1/999 को 3 से भाग करें, ये है। तीसरे वाले का आंसर ये है। चौथे वाले का आंसर 5/10 और इसका आंसर 125 अपॉन राइट। बहुत छोटी चीज है, लेकिन बहुत छोटी छोटी चीजें भी तो हमारी कमजोर है। जब हम टीचर लोग हर छोटी चीज को बताने में ये सोच के शर्माते हैं कि इतनी आसान बात बता रहे हैं। ये बात उसके लिए आसान है ना जिसको पता है। कोई तो ऐसा बच्चा भी होगा, उसे ये भी पूछना होगा कि ये क्यों है, दोनों में डिफरेंस क्या है। मतलब इसको देखते हैं तो नीचे याद आ जाता है 100 या 10 या 1000, और इसको देखते हैं तो ये याद नहीं आना चाहिए। पर डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि जिनके ऊपर बार का निशान है, मैंने वहां पे कभी 10,000 या 100 जैसे मैंने बात की तो उस पर 9 पे या 999 पे या 99 पे। ये सुनो, अब बात करते हैं जो प्रीति ने पूछा। सर तभी तो हो सकता है ना नंबर में नॉन टर्मिनेटिंग सिचुएशन हो और डेसिमल के बाद जो नंबर दिखाई दे रहे हो उसमें एक पे तो बार का निशान हो और एक पे ना हो, या फिर एक पे बार का निशान नहीं है तो दो पे बार का निशान। तो इसकी भी एक बेसिक चीज हम समझते हैं, क्या सही है क्या गलत है। 0.123 ये सही क्वेश्चन है। 0.123 बार ये गलत क्वेश्चन। दोनों में कि जब एक बार नॉन टर्मिनेटिंग हो गया तो फिर टर्मिनेट कैसे हो सकता है। यस और नो। अगर एक बार ये कंफर्म हो गया कि ये फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग होने जा रहा है तो फिर ये टर्मिनेट कैसे हो गया। तो बार का निशान लगाना ही उसे नॉन टर्मिनेटिंग को कंटिन्यू करना है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि बार का निशान एक बार आ जाए तो उसके बाद की जो डिजिट हो बार का निशान ना हो। हाँ, ये हो सकता है कि बार का निशान थोड़ा देर में आए, स्टार्टिंग की डिजिट पे बार का निशान, जैसे हम बार वर्ड से ही यूज कर लेते हैं। बार खुला, ठीक है। अब बार खुला तो जो उसमें लोग काम करने आए शराबी थोड़ी ना है, उन्हें तो पैक बना के देने हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद लोग आए जो शराबी थे, उन्होंने पी। यस और नो। तो जब अल्कोहल टेस्ट करेंगे, जितने भी लोग उसके अंदर होंगे उनमें किस में अल्कोहल दिखाई देगा, जो कस्टमर थे, राइट। इसमें नहीं दिखाई देगा जो वहां पे वेटर्स वगैरह थे या काम कर रहे थे। तो किसी पे बार है और किसी पे बार का इफेक्ट।
तो वो बार में जो आए स्टार्टिंग में उनसे नहीं था, लेकिन जो बाद में आए इसलिए थे कि उनमें आए। यस और नो? तो इसलिए बाद में हो सकता है, स्टार्टिंग में ना हो सकता, लेकिन अगर स्टार्टिंग में हो गया फिर बाद का मतलब ही नहीं। यस और नो? पता लगा जितने भी लोग आए उन्होंने नशे की धुन में बार खोला और ताला खोलते हुए हिले पड़े हैं पूरे, और जो लोग अंदर आ रहे हैं वो भी ऐसा ही होना चाहते हैं। इसका मतलब ये तो संभावना ही नहीं पैदा होगी कि वहां पे कोई बिना पिए मिले। एक ही संभावना है, जो पिलाने वाले हैं वही बिना पिए मिले। ये सुनो, ये बात ऐसे याद रहेगी आपको, ये गलत की है और ये अब समझना ये है, इसका क्या करें, इसको कैसे सॉल्व करें। ये सब मिलेंगे तो बार में ही, राइट और रॉन्ग? तो इसे सॉल्व कैसे करना है, क्या इसके अंदर यहाँ तक की सिचुएशन नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग होने के बाद जब नॉन टर्मिनेटिंग हुई तो इसे पूरा किस में कंसीडर किया जाए। ऑफ कोर्स बार का निशान लगाए तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, इसमें इसको भी हम नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन ही कहेंगे। अब इस तरह के नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन को सॉल्व करने के कंसेप्ट को अगर देखा जाए तो क्या करना है। फर्ज कर लेते हैं कि ये वैल्यू किसी एक्स टर्म के बराबर है, जिसका सेंस ये है कि ये वैल्यू 0.1 कुछ इस तरीके से ये रिएक्ट कर रही है। यदि इस टर्म को हम डेसिमल खत्म करना चाहें, नॉन फ्रैक्शन में लाना चाहें, तो हमारी प्रॉब्लम ये है कि अगर इसे हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10x कर दें तो ये वैल्यू भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। उसके बाद ये पॉइंट यहाँ खिसक जाएगा और ये 1.232323 कॉन्टिन्यूटी को शो करेगा। यस और नो? अब अगर आप तो देखें तो ये टर्म आपकी होगी 1.2 पर बार। क्या इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने पर ये वैल्यू जीरो हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी। डेसिमल के बाद की वैल्यू जब तक जीरो नहीं हो पाएगी तब तक वो डेसिमल से नॉन डेसिमल यानी कि फ्रैक्शन कंडीशन में आ नहीं सकती। हम देखेंगे कि एक बार इसे, अब हम ये जो 2323 दिख रहा है इसे 100 से और मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैल्यू बन जाएगी 1000 और ये वैल्यू बन जाएगी हमारी 123.23। तो लिखने में हम कह सकते हैं दिस इज 123 माइनस 2। यस और नो? अब इन दोनों सिचुएशन को अगर आप ध्यान से देखो तो डेसिमल के बाद की दोनों वैल्यू सेम है, जिसे सब्ट्रैक्ट करने पे जीरो आ सकता है। क्लियर? तो हम 1000 में से इस 10 को माइनस करेंगे, सही मायने में से 123.23 बार में से हम 1.23 बार को माइनस, तो ये हमारा क्या बनेगा 990। यस और नो? एक्स, और ये हमारा बनेगा ओनली 120 माइनस। यस और नो? और ये एक्स की वैल्यू हमारी निकल के आएगी 120 अपॉन 9, राइट? हम कैंसिल करें तो हमारा ये आउटपुट निकल, अगर अब मैं आपको दिखाऊं 60 को 495 से डिवाइड करने पर जो आपका आंसर आता है कैसा आता है। तो आप देखोगे आपका आंसर 0.1, वन एक बार आके रह गया और बार बार अगर कुछ आया तो 23232323, इसीलिए इस टर्म को लिखा गया 0.1, वन पे कोई बार नहीं क्योंकि वो बार बार नहीं था, और 23 पे बार का निशान। यस, यानी कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। इतना टाइम लगा कर किसी एग्जाम में आंसर निकालना, तो ये हुआ कि हम स्कूल में पहुंच गए वापस। स्कूल में तो ऐसे ही सीखा था, राइट है ना? तो इसको स्कूल से वापस लाने का बहुत आसान तरीका क्या है, यहीं से सीखना। 123 में से एक माइनस हुआ, एक कौन सा माइनस हुआ, वो जिस पर बार का निशान। यस और नो? और जो 23 था उन दोनों की वजह से क्या आया, डबल नाइन। और इस पॉइंट वन का मतलब क्या है जिसपे बार का निशान नहीं है, डेसिमल। यानी कि इसे बहुत सिंपल तरीके से अगर समझना चाहें तो शॉर्ट तरीका क्या होगा ऐसे क्वेश्चन का, कि आपने देखा कि सर आपके पास 0.13 पर बार है, तो 123 पूरा लिख लिया आपने,
और इस पर बार नहीं था, इसे माइनस कर दिया। जिन पे बार था उनके लिए 9 लिख दिया, और जिस पर बार नहीं था उसके लिए 0। यस और नो? तो आपका आंसर तुरंत आ गया। दिस आंसर इज इक्वल टू दैट इज। होप क्लियर? समझ आया कॉन्सेप्ट? तो अब क्वेश्चन की बात करें। डन बेटा? क्लियर है? एक एक पॉइंट कोमल, था नहीं? चलो कर लो नोट कर। डन? देखिए, अब मैं आपको दे रहा हूं एक्सरसाइज। 0.3 बार, 0.31 बार, 1.31 बार, 3.12 बार, 0.573 और 3 पे बार। तो ये सारे के सारे ही अगर आप कहो तो ये नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन बनाएंगे। यानी कि इसमें कहीं कोई, ध्यान से देखो अगर आप, तो सब पर बार की सिचुएशन है, तो 9 वाला कॉन्सेप्ट तो सब में लगना ही है। लगाना कैसे है इसको ध्यान से देखें। करोगे तो ट्राई करोगे? करो। बहुत देर का काम नहीं है, देखो। तो आप लिख सकते हैं 3/9 का मतलब है 1/3। तो आप लिख सकते हैं 31/999। तो आप लिख सकते हैं 1 + 31/999। कैंसिल करना चाहो तो कर सकते हो। 3 सतह 21, सतह 21, दिस इज 333, राइट? ये हो जाएगा आपका 333 + 77/333।
राइट रॉन्ग? ओके, कि अगर आप बात करें 3 प्लस, अब यहाँ से आपकी प्रॉब्लम क्रिएट क्रिएट होती है क्या, ये 12 लिखोगे आप, माइनस 1 करो कि इस पे बार का निशान नहीं है, इसके लिए आप 9 यूज करोगे और इसके लिए 0। ये सोल्यूशन होगा 3 प्लस 11/90। ओके, ये 3 तो बेटा एज इट इज है, ये पूरा नंबर 12 है, 12 में से एक माइनस होगा तो बार का निशान नहीं है, एक के लिए 0, इसके लिए 9 आएगा, राइट हो, बाकी तो सोल्यूशन ही है। अगर आप इस पे आते हैं तो ये क्या है, 573 माइनस 57, यस नो, बेटा इन दोनों पे नहीं है ना बार का निशान, दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, यहाँ पे इसके लिए क्या आएगा, 9 आएगा, और इनके लिए क्या आएगा, के लिए 0। तो आपका आंसर क्या बना, और सॉल्व कर लेते हैं। और कट सकता है, कट सकता है, दैट इज द, ओके, अब आ गया समझ में। तो नॉन टर्मिनेटिंग जो टर्म्स आपको दे रखी होती हैं उसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कैसे लिखा जाता है समझ आ गया होगा। अब इस पे अगर कोई एप्लीकेशन क्वेश्चन बने, सामने कुछ पूछे इससे संबंधित, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते कर लो कर लो, कुछ समझ नहीं आता तो पूछ भी लिया करो बेटा, और बढ़िया समझ आता है। 0.1 बार प्लस 0.31 बार प्लस 0.1 बार माइनस 1 पॉइंट, ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पास है, ये पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू किसके बराबर है, आंसर डेफिनेटली पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कोई ना कोई आंसर आना। तो ये एक तरह से 4 क्वेश्चन है आपके, 4 क्वेश्चनों को आपने सॉल्व करना है, तो इसको क्या लिखोगे आप, 1/9, तो क्या लिखोगे 31/99, तो क्या लिखोगे 2 प्लस 1/9, क्या लिखोगे 1 माइनस 43/9, यस और नो, बोलो। अब ये दो में से एक एक चला जाएगा तो एक ही बचेगा, इन दोनों को अगर आप ऐड करो तो ये 2/9 हो जाएगा, बोलो, दो में से एक गया एक हो जाएगा, तो सॉल्व करो तो 36 में से 43 गया तो कितना बचेगा, -12, यस, क्या एलसीएम लेके सॉल्व करना चाहो तो हो जाएगा, वैसे क्या 11 11 दूनी पर 90, तो 11 11 और एक, दैट इज क्लियर। क्या सोच रहे हो प्रीति, तो ऐसा भी कर सकते हो क्या,
क्वेश्चन को लिखते समय 0.11 प्लस 2.3 प्लस 2.11 माइनस 1.4, वही चीज ऐसे लिख लूं तो हमारे को क्या पता लगेगा, ये सारी वैल्यूज ऐड हो जाएंगी। ये हो जाएगा 2.11 और 11 22, 22 और 31 55, ठीक है। ये हो जाएगा -1.43, 22 और 31, ठीक। अगर इसे हम बार पे रखें, क्या ये सॉल्व हो जाएगा? 53 में से 43 घट जाए तो 10 आ जाएगा, दो में से एक गया एक, 1.10 कह सकते हैं। और इसका आंसर बनाना चाहे बार में 1 प्लस 10/90, सॉल्व करें तो 10 आ गया वही आंसर। यस और नो? दोबारा समझाऊं सेकंड वाला? मैंने देखा कि इसके अंदर पॉइंट के बाद दो वैल्यूज हैं, और इसमें भी, क्यों ना इसमें भी कर दें। तो जो 1 के ऊपर बार है वो वास्तव में 1 दो बार लिखा जा सकता है, तो मैंने इसे दो बार लिख दिया और इसका भी लेवल वही बना दिया। तो सबका जो बेस है ना वो सेम हो गया, मतलब बार वैल्यू सेम हो गई। अब ये और ये हमारे पास सिर्फ सबके बेस 99 वाले ही हैं, राइट और रॉन्ग? हमने सिंपल सिंपल ऐड करना शुरू किया, ये टर्म्स ऐड कर दी और ये टर्म्स सब्ट्रैक्ट। तो हमने देखा कि इस दो में से एक सब्ट्रैक्ट होकर तो एक बचेगा, वो तो डेसिमल के पहले की वैल्यू है। लेकिन डेसिमल के बाद की जो नॉन टर्मिनेटिंग सिचुएशन है उनका टोटल कितना है? वो है हमारा 53 और ये 43, तो बचा कितना 10। ये 1.10 बार को अगर मैं सॉल्व करूँ तो 1 प्लस 10 यानी कि 99, हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाए। इतना सारा खोल कर उसे सॉल्व करना, ठीक है। तो ये तो हुई नॉन टर्मिनेटिंग की सिचुएशन। एक थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, फिर उसके बाद हम एक और पॉइंट शुरू करेंगे जो नंबर सिस्टम, ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए प्लॉट में पढ़ने, क्योंकि मेरी क्लास आपकी अभी 1.5 घंटे की है, 45 मिनट फिर पढ़ेंगे।